क्या एसईओ डेड हो चुका है? जो हम एसईओ कर रहे हैं उसका इंटेंट क्या होता है? खाली ट्रैफिक लाने के लिए, सेल्स लाने के लिए, या किस चीज़ के लिए मेजरली एसईओ करते हैं? मैंने एक यूनिकॉर्न के साथ काम किया है जो इंडिया में है। एसईओ किंग के नाम से लोग आपको जानते हैं। कुछ साल पहले तक एसईओ का प्राइम गोल होता था कीवर्ड रैंकिंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद ये हिला सकता है। आपने आज तक वेबसाइट का बाउंस रेट कितना देखा है अच्छी से, जो बहुत तगड़ा काम करा हो? 35%। अगर मैं बोलूँ 8% तो मानोगे आप? हमने ऐड चला दिया, लोग मुझे जानते नहीं तो मेरे से एकदम नहीं खरीदेंगे। लो 1 लाख रुपए पकड़ो, 10 लाख रुपए पकड़ो, 12 लाख पकड़ो, कोई मुझे नहीं देगा। वहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट ब्रांड वॉइस। नाउ कमिंग टू फिजिक्स वाला, व्हेन आई ज्वाइंड एंड लेफ्ट 3 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक था, 3 मिलियन से 18 मिलियन पे मैंने छोड़ा। वाह। एसईओ के अंदर कितने तरह की पोस्ट होती हैं, किसकी कितनी कितनी सैलरी होती है, और मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट को जो समझ पाएगा ना, जो ऑलरेडी ब्रांड बना रहे हैं, उनके लिए बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है। लगभग अगर कंपनी 7,500 करोड़ बना लेती है तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। और ये यूनिकॉर्न कंपनियां इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि 1 बिलियन बनाना बहुत बड़ा नंबर है। एंड जो इन कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, मार्केट की, क्या प्रोडक्ट है, क्या बेचना है, किस तरीके से करना है। तो इसलिए हमने एक गेस्ट को बुलाया जो यूनिकॉर्न कंपनी में काम करता है। इवन वो 2 कंपनियों में काम कर चुके हैं, फिजिक्स वाला एंड अड्डा 24। एंड ये इनके एसईओ डायरेक्टर हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और एसईओ का फ्यूचर क्या है या एसईओ डेड हो चुका है, जानेंगे सारी चीज़ बहुत ही डिटेल में हम इस पॉडकास्ट के अंदर। अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, एसईओ की सैलरी जानना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो एसईओ के बारे में डिटेलिंग में, देन दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। सौरभ भाई, वेलकम टू द डीडी शो। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू धैर्य, सबसे पहले मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। और आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड कि मैं आपके चैनल पे अपनी नॉलेज शेयर करूँगा। एंड वेरी नाइस सेटअप, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। पता है हमारी इतने सालों बात हुई है और आज फाइनली एक बारी हम इवेंट में मिले थे। राइट। और इवेंट के बाद हम सेकंड टाइम मिल रहे हैं। यस। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मैंने आपकी वीडियोस देखी है। एसईओ किंग के नाम से लोग आपको जानते हैं, तो ऑब्वियसली हम टॉपिक को लेके ही जाएंगे एसईओ से रिलेटेड। आपका नाम बहुत है और आज वो सारी नॉलेज मुझे खींचनी है आपसे। श्योर बिल्कुल। और इस इंडस्ट्री को लेके ना भाई, लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं एसईओ को लेके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी एसईओ एक्सपर्ट था, लेकिन मैं इस पर टिक नहीं पाया ज़्यादा दिन। मैं शिफ्ट करता चला गया, लेकिन किंग तो एक ही है जो आप है। नहीं, ये तो आपका प्यार है धैर्य भाई। सो आज सारी नॉलेज हमें आपसे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एसईओ में जो करियर बनाना चाहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से बन सकता है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या करंटली चीज़ें चल रही है, तो बहुत मैं डीप में जाना चाहता हूँ आज। बिल्कुल। कि जितनी 15 साल की आपकी नॉलेज है मैं सारी जानना चाहता हूँ आज आपसे। सबसे पहला सवाल, यस, क्या एसईओ डेड हो चुका है? एसईओ डेड एसईओ डेड उनके लिए है जो इस मान चुके हैं। पहली चीज़, जो मान चुके हैं कि एसईओ डेड है, उनके लिए एसईओ डेड है। पहली चीज़ तो ये होगी। फिर वो क्यों माने हैं एसईओ डेड हो चुका है, हमें आइडली इसके पीछे इन रीजंस को फाइंड आउट करना चाहिए कि एसईओ डेड वो मान रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी रिसेंटली अपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली है कि एसईओ डेड है, तो उनके मैंने कुछ 7, 8, 9 पॉइंट्स लिखे हैं। उसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। वो लोग उनके लिए एसईओ डेड है जो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट और अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। एसईओ डेड है उनके लिए जो वेबसाइट स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं। एसईओ डेड है उनके लिए जिन्हें कंटेंट राइटिंग, प्रमोशन और कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट पे जिनका पकड़ नहीं है, होल्ड नहीं है, उनके लिए एसईओ डेड है। एसईओ डेड है उनके लिए जो आज के टाइम में 2024 में भी 100% लिंक बिल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। एसईओ डेड है उनके लिए। एसईओ डेड है उनके लिए जिनका टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब लोगों के लिए एसईओ डेड है। और एसईओ डेड उनके लिए भी है जिनकी अपनी एसईओ स्ट्रेटजी नहीं है और जो दूसरों को देख के, दूसरों को सुन के, दूसरों को पढ़ के, दूसरों को समझ के अपनी एसईओ मतलब कि जो स्ट्रेटजी दूसरों की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं और यदि खुद की एसईओ स्ट्रेटजी नहीं है, एसईओ डेड उनके लिए है। इसका मतलब एसईओ काम कर रहा है
पहले भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है और काम करेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब जैसे आपने बताया कि SEO इज वर्किंग, SEO इज नॉट डेड, जस्ट वांटेड टू नो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने ब्रांड के साथ आपने काम किया, क्योंकि ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कौन बोल रहा है SEO डेड नहीं है, क्योंकि आपने लाखों का ट्रैफिक, करोड़ों का ट्रैफिक भेजा है और बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत, इवन यू आर वर्किंग विद वन यूनिकॉर्न, आपने एक यूनिकॉर्न के साथ भी काम करा है, राइट है ना? तो थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कितने ब्रांड के साथ काम किया, वहाँ पे कितना ट्रैफिक आपने जनरेट करा, कितनी क्या क्या सारी चीज़ें हुई, थोड़ा सा वो मुझे जानना है। मैंने एक यूनिकॉर्न के साथ काम किया है जो इंडिया में है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने एक और यूनिकॉर्न से काम किया जो ऑलमोस्ट एज पर है यूनिकॉर्न बनने के, जो मेरी प्रीवियस कंपनी है। सो वी कैन से वो अभी पब्लिकली नहीं है, बट लेकिन वो यूनिकॉर्न है, वो पब्लिकली अपनी वैल्यूएशन डिक्लेयर करेंगे तो यूनिकॉर्न है। नाम बताना चाहोगे किन किन के अड्डा साथ? 24/7 ठीक एंड है। फिजिक्स वाला। ओके, So both are, I can say one is unicorn, another is on the edge of unicorn, ठीक है। But apart from this, I will say I have worked with one of the biggest brands in India, LG India, Fortis Healthcare, down to .org.in, और इंडोनेशिया, मलेशिया के बहुत बड़े ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पे NDTV टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे एस्ट्रोवानी है, तो वो ग्रुप है, मतलब कि 1000 मिलियन, 5000 मिलियन डॉलर का ऐसे करके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो वो यूनिकॉर्न से बहुत ऊपर हैं, मतलब इवन दे इन्वेस्ट इन द यूनिकॉर्न्स। तो ऐसे ब्रांड से काम किया है, अड्डा, फिजिक्स वाला, LG, बहुत सारे ब्रांड से, media.net, बहुत सारे ब्रांड से काम किया, तो और उन पर रिजल्ट दिया है। और आपने बोला जो SEO वर्क करता है, यस SEO वर्क करता है, करता रहेगा। और अगर आप मेरे से पूछो तो 2 तरह की वेबसाइट्स होती हैं, या तो वो कंटेंट बेस्ड ब्लॉग वेबसाइट रहेगी, या तो प्रोडक्ट बेस्ड रहेगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज वाली। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले के अंदर तो एक ऑन एन एवरेज 40 to 50% ऑर्गेनिक ट्रैफिक का रेशियो रहता ही रहता है, अगर आपने थोड़ा सा भी SEO पे फोकस किया है तो। और कंटेंट बेस्ड वेबसाइट में ये जो चंक है, जो शेयर है, ये 75% से ऊपर चले जाता है। बड़ा एहतियातन बोल रहा हूँ, बहुत ही सोच समझ के, 75% से ऊपर चले जाता है। तो हाउ एनी बिजनेस कैन लीव दिस मेजर चंक 50% to 70% ऑफ एनी बिजनेस। सो SEO इज डेड, तो मैं तो समझ नहीं सकता कि SEO कभी डेड होगा। भाई मैं आपसे ना एक साइकोलॉजी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। पता है SEO में मैं भी था, लेकिन मैंने क्यों छोड़ा? बिकॉज टू मेक फास्ट मनी, है ना? और वो SEO लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट इम्पैक्ट डालता है, लेकिन लोगों को चाहिए जल्दी पैसा, है ना? तो वो जाता है, पैसे देके हमने ट्रैफिक खरीद लिया और हमने सेल्स कर दी, राइट? तो मुझे एक चीज़ जाननी है, ऐसा किसी का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे मेरा हाई टिकट सेल्स के अंदर मैं हूँ, या मैं लोगों को सेल्स के बारे में ज़्यादा बताता हूँ, अगर मुझे 1 लाख का प्रोडक्ट बेचना है, या मुझे 1 से 10 लाख के बीच में प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कैसे फनल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक बार आप बताएंगे? मैं साथ में इसके साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा, SEO डेड नहीं है, SEO के साथ SEO इज़ इवॉल्विंग। अब वो इवॉल्विंग जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सेम चीज़ इवॉल्विंग वाला आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर ऐड होगा कि हमको ये देखना पड़ेगा 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो। अब आप देखिए, बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये समर सीज़न है, एकदम से AC कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जो स्ट्रैटेजी की बात करी, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो 1 लाख रुपए का AC है, 40,000 से स्टार्ट हो जाती है अच्छे AC, और हाई टेम्परेचर में अच्छी कंपनीज़ के 1 लाख तक भी जाते हैं। और फ्रिज है, फ्रिज 1-1 लाख से ऊपर है फ्रिज। अब मैं इसी को एग्जांपल लेता हूँ, आपके क्वेश्चन और इस सीज़न को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे। व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए SEO स्ट्रैटेजी ना, आपको SEO के माइंड से नहीं सोचना, आपको यूज़र के माइंड से सोचना है। अगर एक आदमी मतलब कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर ले रहा है जो 1.5 लाख रुपए के आसपास का, एक एवरेज बोल रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, जिसकी मतलब कि 600-700 लीटर का डबल डोर वाला जाता है, जो पूरा एल्मीरा टाइप का होता है, तो वो 1.5 लाख रुपए का एवरेज आता है फ्रिज। तो आपको वो क्या सोचेगा रेफ्रिजरेटर लेने से पहले, क्या सोचेगा? वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले होगा टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड। सबसे पहले वो करेगा विच इज़ द बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर,
व्हाट आर द टॉप ब्रांड्स फॉर द डबल डोर रेफ्रिजरेटर, व्हाट आर द बेस्ट। तो इस तरीके से करके पहले वो उसके फीचर्स कंपैरिजन करेगा। पहले तो टॉप ऑफ द फनल कीवर्ड को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद उसका मिडल ऑफ फनल कीवर्ड टारगेट करेंगे, उसके फीचर्स क्या है, कंपैरिजन क्या है। व्हेन यू हैव शॉर्ट लिस्टेड 3 ब्रांड्स, तो 3 ब्रांड्स का कंपैरिजन होगा कि LG का, सैमसंग का और हिटाची या वर्लपूल का, ये मैंने 3 शॉर्ट लिस्ट कर ली है, 3-4 शॉर्ट लिस्ट कर ली है। उसको आपस में फीचर्स कंपैरिजन करोगे कि मेरी ये प्राइस रेंज है और इसमें मुझे क्या बेस्ट आ रहा है। ये हो गया मिडल ऑफ फनल। नाउ कमिंग टू द बॉटम ऑफ फनल कीवर्ड, हम उसको लेके आएंगे डायरेक्ट बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड के ऊपर। डबल डोर रेफ्रिजरेटर प्राइस ऑनलाइन, बाय रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन, ऑफर्स, डिस्काउंट ऑन, ऐसे करके। तो ये हमारा जो ऑफर डिस्काउंट वाले जो कीवर्ड हैं, ये हमारे बाइंग इंटेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, सर्च वॉल्यूम कम होता है। इसमें सर्च वॉल्यूम मिलियंस में या लैक्स में नहीं होता, कुछ हज़ार में होता है, 100, 200, 500। जो बहुत बड़े कीवर्ड जो है, जितना हाई टिकट बढ़ता जाएगा उतना सर्च वॉल्यूम कम होता जाता है इन बॉटम ऑफ फनल कीवर्ड के ऊपर। तो मैं आपको इसी में एक एग्जांपल देता हूँ। दिवाली के सीज़न में जो आपने बोला SEO स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं, मैं अपनी केस स्टडी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑफर्स वाले कीवर्ड पे मैंने दिवाली ऑफर कीवर्ड पे दिवाली के सीज़न में जब पूरी इंडिया दिवाली ऑफर कीवर्ड पे रैंक कराना चाहती है, वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, स्नैपडील, जो जितना भी बड़ा ई-कॉमर्स जायंट है, मार्केट प्लेस, प्लस जो प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं, जो सैमसंग, हिटाची, वर्लपूल, जो उनके ऑफिशियल साइट्स हैं वो, प्लस जो डील एग्रीगेटर कूपन वेबसाइट है वो भी, ये लोग सारे के सारे रैंक कराना चाहते हैं इस कीवर्ड पे। वहाँ पे मैंने इस बाइंग इंटेंट कीवर्ड पे सिर्फ 56 वर्ड के अराउंड पेज कंटेंट के ऊपर मैंने पूरे सीज़न में, दिवाली सीज़न में LG की वेबसाइट को रैंक कराया था। कैन यू बिलीव इट? कोई बिलीव करेगा इस चीज़ के ऊपर? बिकॉज आई नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल आर सर्चिंग, मुझे किस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज करना है और कैसे करना है पूरा सीज़न। और वहाँ से इतना सेल आया था उस क्लाइंट को, LG क्लाइंट को, उससे दिवाली सीज़न में। और उनका मैं स्ट्रैटेजी तो रिवील नहीं करता, आप ये मोटा मोटा समझ लीजिए। ऑलमोस्ट 2/3 जो उनको जो ट्रैफिक था और जो कन्वर्जन, जो सेल्स कन्वर्जन है, वो ऑर्गेनिक से ही उनको आता था, आप ये समझ लीजिए आप। तो SEO की, ऑर्गेनिक की इतनी डिमांड है। ये तो मैं समझ गया हूँ कि SEO अभी भी डेट नहीं है और अच्छा खासा ट्रैफिक जाता है। और मैंने अभी, जैसे मैं पेड मीडिया के अंदर हूँ कम्प्लीटली, और मुझे इतना पता है सौरभ भाई कि लोग दोबारा से SEO के ऊपर शिफ्ट होंगे, अच्छी मात्रा में शिफ्ट होंगे, और ऑलरेडी हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अब जैसे मैं पेड मीडिया के अंदर हूँ, बहुत सारे लोग जो SEO के अंदर नहीं है, जो पेड मीडिया जिनको महंगी लगती है, तो वो ये सोचते हैं कि यार हम इसको कैसे ऑर्गेनिकली कर लें, क्योंकि पेड जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और वो टाइम के साथ महंगा होता जाएगा। दैट्स वाई ये वाली जो ऑर्गेनिक वाली स्किल है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। सो मैंने भी बहुत कोशिश करी है इसके अंदर, लेकिन मैं यूट्यूब SEO ही कर पाया, ज़्यादा लंबा नहीं कर पाया। मेरे टाइम पे ना सौरभ भाई ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO होता था और वर्डप्रेस के ऊपर हम करते थे। तो वो अभी भी जिंदा है या डेड हो चुका है? नहीं, अभी भी चल रहा है। द ओनली थिंग इज दैट, जैसे मैंने बोला कि उसको इज इवॉल्विंग, ऑन पेज भी इवॉल्व हो रहा है, ऑफ पेज भी इवॉल्व हो रहा है, और वर्डप्रेस भी मतलब हमेशा चलता रहेगा। ऑलमोस्ट 47-48% वेबसाइट तो ऑल ओवर जो ग्लोब पे इंटरनेट पे है वो वर्डप्रेस पर ही है। तो वर्डप्रेस तो कहीं नहीं जा रहा, अभी भी बहुत पॉपुलर है। मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस है बहुत सारे ब्लॉगर्स की, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टार्टअप्स की, वो वर्डप्रेस पहली प्रेफरेंस रहती है। बिकॉज ईजी टू इंस्टॉल है, ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, कॉस्ट कम है, इंस्टॉलेशन सेटअप फीस कम है। तो अब बात आते हैं ऑन पेज की। ऑन पेज पुराने टाइप का नहीं रहा है कि आपने कीवर्ड स्टफ कर दिया, दीज आर द टॉप 10 टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कीवर्ड मतलब कि 1000 वर्ड में आपने 50 वर्ड कीवर्ड स्टफ कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। तो वो स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये है। नाउ कमिंग टू द ऑफ पेज, ऑफ पेज भी चेंज हो चुका है। अब ऑफ पेज की वैल्यू गूगल खुद कह रहा है कि वी आर नॉट गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू द ऑफ पेज लिंक्स, लिंक बिल्डिंग को, तो उसकी वैल्यू कम करता जा रहा है गूगल एज
द ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, ऑन पेज ऑफ पेज वर्डप्रेस ये चलता रहेगा, बस क्वांटिटी प्रोपोर्शनेट कितना प्रोपोर्शन में करना है वो चेंज हो रहा है और थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है यहाँ पे। तो लगे हाथ बता दीजिए कितने कितने % क्या क्या करना चाहिए ऑन पेज ऑफ पेज। देखो मैं आपको, जैसे आपने एसईओ स्ट्रैटेजी की बात करी, फिर ऑन पेज ऑफ पेज की बात करें, मैं आपको बहुत ही एक बड़ी सिंपल सी एवरग्रीन एसईओ स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ आपको मैं। आप किसी भी इंडस्ट्री के हो, आप न्यू कमर हो, ओल्ड हो, ये हर जगह काम करेगी आपको। सबसे पहले आपने, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने उसके एसईओ ऑडिट करना है। वो एसईओ ऑडिट आपने करना है, कुछ टूल्स हैं आपके पास, सेमरश है, एचआरएफ, ये वाले टूल्स हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग है, इन सब टूल्स से आप एनालाइज करिए। फर्स्ट थिंग वो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको दे देंगे जो आप मतलब कि नेकेड आई से आपने मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये पता लग जाएगा आपको। उसके बाद आपको उन्हीं टूल से कंपटीशन भी एनालाइज करना है, बिकॉज द बेंचमार्किंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। If you are not benchmarking yourself in SEO or in the marketing, organic या digital marketing में, that is you are losing a big chunk. First आपने ऑडिट करना है। अब ऑडिट के बाद आपने बग्स और फिक्सेस जो है, आपकी एरर्स हैं, एरर्स को आपने प्रायोरिटी पे सॉल्व करना है। जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, 404 पेजेस नॉट फाउंड ब्रोकन लिंक है, तो वो आप प्रायोरिटी पे करोगे। पता लगे आपने आपका ट्रैफिक आपने पेड कैंपेन से, ऑर्गेनिक से आप लेके आ रहे हो और आपका मेन प्रोडक्ट लैंडिंग पेज ही ब्रोकन है, और ये होता है। वहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक और पेड दोनों से ऐड चल रहा है, बट लेकिन वो पेज नहीं चल रहा है। अगर मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपना एक बार सारे लैंडिंग पेज एक बार चेक करना कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज हम तो मतलब कि कैंपेन चला देते हैं तो होता है, तो वहाँ से भी हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, बिजनेस को लॉस है। तो यहाँ पे एसईओ का पर्सन उसको रेगुलर ऑडिट करता है, उसको ऑडिट बग्स एंड फिक्सेस को ठीक करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स जो हमें और नेक्स्ट लेवल पे करना है। जैसे मान लो वी हैव 25 थिंग्स इन प्लेस, 25 चीज़ें तो हैं, मुझे 25 चीज़ें और करनी है। तो 25 चीज़ें और कैसे करनी है, मैं अपनी करंट साइट के ऑडिट से और उससे डेटा पॉइंट लूँगा, एनालिटिक, ट्रैफिक सर्च कंसोल से, ये टूल से उससे डेटा पॉइंट्स गैदर करूँगा, लिखूँगा, प्लस कॉम्पिटिशन बेंचमार्किंग करूँगा। आई विल फाइंड द गैप, कंटेंट गैप क्या है, बैकलिंक गैप क्या है, उसके टॉप 10 पेजेस कौन से हैं, मेरे टॉप 10 पेजेस कौन से हैं। फिर मैं फाइंड आउट करूँगा कि भाई मैंने वो टॉप 10 इंडस्ट्री ये वाला कंटेंट पढ़ना चाहती है, क्या मैंने ये टॉपिक पे लिखा है, नहीं लिखा, मैं उसको ऐड करूँगा। दैट विल कम इनटू माय स्ट्रैटेजी। फिर टोफू मोफू बोफू चलेगा वहाँ पे। थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहोगे कुछ? यस, जैसे मैं आपको लेता हूँ एसी भी रेफ्रिजरेटर भी लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के ऊपर मैंने एक कीवर्ड लिया। अब यहाँ पे सौरभ भाई मैं थोड़ा सा कट करना चाहूँगा यहाँ पे आपको। मुझे उससे पहले मोफू बफू तोफू से पहले एक चीज़ जाननी है, पूरा स्ट्रक्चर की तरह लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसईओ हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक लाने के लिए, है ना, मेजरली फ्री में जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है वो लाने के लिए होता है। एसईओ की साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, कि हम जो एसईओ कर रहे हैं, उसका इंटेंट क्या होता है? खाली ट्रैफिक लाने के लिए, सेल्स लाने के लिए, या किस चीज़ के लिए मेजरली एसईओ करते हैं? ब्रांडिंग के लिए, किस चीज़ के लिए? वेरी गुड। अब देखो हमें यहाँ समझना पड़ेगा मेन दिस थिंग डिपेंड ऑन द क्लाइंट टू क्लाइंट एंड नीश टू नीश। अगर आप किसी प्रोडक्ट ड्रिवन वेबसाइट पे काम कर रहे हो जिससे पीपल आर कमिंग और कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ लीड्स, कुछ फॉर्म सबमिट कर रहे हो, कुछ एनीथिंग दे आर परचेजिंग, तो वहाँ पे हमारा पूरा फोकस हो जाएगा लीड्स, सेल्स, रेवेन्यू पे। तो आपका जो ट्रैफिक है वो स्ट्रैटेजी उसी पे ही रहनी चाहिए कि वो बाइंग इंटेंट वाला कीवर्ड ही आए, और आप उसी टॉपिक, उसी प्रोडक्ट, उसी सर्विस के रिलेटेड ही कंटेंट पब्लिश करके वहीं से ही आप उसे कन्वर्ट करो फनल को। आप
ठीक है। आप फनल प्रॉपर बनाओ और आपका साइकिल बनेगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, और आपने उसको सेल करवाना है वहाँ पे। और वो आएगा कैसे? अब पहला प्राइम फोकस है आज के टाइम में, जो पहले कुछ साल पहले तक एसईओ का प्राइम गोल होता था कीवर्ड रैंकिंग, इससे ऊपर एसईओ नहीं जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे हुआ ट्रैफिक। अब इतना कंपटीशन है, इतना स्टार्टअप्स आए, थैंक्स टू शार्क टैंक इंडिया ऑल्सो, इतना स्टार्टअप का कल्चर है, ठीक है। सब लोग यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सारा फोकस हो चुका है ट्रैफिक से लीड्स, साइन अप, सेल्स एंड रेवेन्यू, एंड गोल ये हो चुका है। बट एसईओ सिर्फ इसके लिए ही नहीं होता, एसईओ आपकी ब्रांडिंग में भी होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका शेयर ऑफ वॉइस ज़्यादा बढ़ेगा ऑर्गेनिक में, तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ रही है आपकी। और उतनी ब्रांड विजिबिलिटी के लिए अगर आप पेड में स्पेंड करोगे तो आपको कई लैक्स ऑफ रुपीज़, कई मिलियन ऑफ रुपीज़ आपको स्पेंड बर्न करने पड़ेंगे। एग्रीड। और वही चीज़ आप यहाँ पे ऑर्गेनिक के थ्रू आप मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप, और ये बेनिफिट मिलता है एकदम से। क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो सारे कीवर्ड्स जो हैं टॉप के प्लेयर्स, उसके अंदर आपका ब्रांड ऊपर आ रहा है, तो आपका कंपटीशन भी देखता है भाई ये कौन सा नया ब्रांड आ चुका है। लेकिन वो क्या होता है, वो सोचते हैं कि हट जाएगा, लेकिन आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी, कंटेंट स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं हटता, वो स्टेबल हो जाता है। क्योंकि गूगल के एक और एल्गोरिदम मैं आपको आज बता रहा हूँ गाइस, गूगल का एक एल्गोरिदम है, अगर आपके टॉप 10 में CTR अच्छी है तो CTR से डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि दिस रिजल्ट इज यूजफुल फॉर द यूजर। तो अगर आपके टॉप 10 में CTR अच्छी है तो आप लंबे टाइम तक रहोगे, सिंपल सी बात है। और जो आपने ऑन पेज की बात बोली ना, तो ऑन पेज के अंदर की CTR इंक्रीज करने की टेक्निक्स भी आज के टाइम में चेंज हो चुकी है। इसमें ऑफ पेज का कोई रोल नहीं है, ऑन पेज से हम को टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज हो करके हम CTR इंप्रूव करते हैं। देयर आर टेक्निक्स। आपने एक बहुत तगड़ी बात बोली है, ब्रांड वॉइस। जो नए लोग आते हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, और एडवर्टीजमेंट नया प्रोडक्ट आया और चला के बेचते हैं। कुछ टाइम बाद उनके प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं क्योंकि वो ब्रांड वॉइस नहीं है, क्योंकि ऐसी सेम चीज़ें दूसरे ब्रांड करने भी स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो सेचुरेट हो चुका है। इसलिए मोफू बोफू तो स्ट्रेटेजी होती है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में जो ब्रांड वॉइस है वो हम कैसे लाउड कर सकते हैं, मतलब सारी जगह हम दिखना स्टार्ट हो जाए, ये पार्ट कैसे हो सकता है? ब्रांड वॉइस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, ब्रांड वॉइस के लिए सबसे पहले ना यहाँ पे आपके कंटेंट पे पकड़ बहुत, ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, वेरी स्ट्रांग ग्रिप, मतलब इतना होना चाहिए कि आप टॉपिक का नाम बोलो, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए और टॉपिक का नाम बोलो एटलीस्ट 100 टॉपिक्स के बाद। मैं 10 टॉपिक्स की बात नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं 100 टॉपिक्स की बात बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट you can say and talk about at least 100 टॉपिक्स, और 100 टॉपिक्स के अराउंड आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हो, और वो अच्छे टॉपिक्स हों। मतलब इतनी एक्सपर्टीज चाहिए आपको, इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज। अगर आपकी अपने प्रोडक्ट पे ग्रिप नहीं है तो वो कंटेंट पे भी ग्रिप नहीं बन पाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? वो कंटेंट पे ग्रिप कैसे आएगी? वो कंटेंट पे ग्रिप आएगी प्रोडक्ट और इंडस्ट्री को समझना। तो मैं करता क्या हूँ, मैं एसईओ बाद में करता हूँ, मैं तो पहले रिसर्च करता हूँ। मैं पहले इंडस्ट्री को समझता हूँ, मैं प्रोडक्ट को समझता हूँ, क्लाइंट से बैठता हूँ, भाई आपके प्लस और माइनस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके टॉप 3 कॉम्पिटिटर कौन से हैं, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो वहीं से ही तो इंडस्ट्री की आती है। अगर आप सीधा कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट हो जाते हो, एसईओ वाला लिंक बनाना स्टार्ट हो, तो आप कभी भी नहीं रैंक कर सकते। मोस्टली लोग यही करते हैं। आप पुटिंग अ डार्ट इन अ डार्क, मतलब अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव हमारा कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ये मैंने 3 चीज़ें निकाली हैं अपने उसके ऊपर, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। उसका हम फेज बनाते हैं। फिर हम स्ट्रैटेजी की जो बात कर रहे हो आप, कि फर्स्ट फेज में हम ये करेंगे,
क्या करेंगे, ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं। इसको व्हेन टू डू, फर्स्ट फेज में ये टॉप 3 पॉइंट्स हैं। P1 पे जो आएंगे हाई प्रायोरिटी एक्शन आइटम्स, P2 में मीडियम प्रायोरिटी, P3 में लो प्रायोरिटी, जो मेरे लिए मतलब हाँ रिक्वायरमेंट है वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं, और हाउ टू डू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूशन कैसे करना है। मान लो आपको स्कीमा टैग इम्प्लीमेंट करवाने हैं, आपको आपने वो स्कीमा टैग इम्प्लीमेंट करो, डेवलपर आपसे पूछ रहा है कि सर जी कौन से स्कीमा टैग इम्प्लीमेंट में कोड दे दो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है। मैं आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। मैं LG की वेबसाइट में स्कीमा टैग थे, ठीक है। आपको स्कीमा टैग करने के लिए वैलिडेशन के लिए ऑफिशियल स्कीमा टैग का स्कीमा वैलिडेटर है, आप वहाँ पे डालो, कुछ रॉन्ग आता है, एरर होती है, तो वहाँ पे एरर आ जाती है। अब वहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ साइट को, प्रोजेक्ट को, वहाँ पे कोई एरर ही नहीं आ रही धैर्य, और लेकिन मेरा रिजल्ट भी नहीं आ रहा। भाई रिजल्ट नहीं आ, इसका मतलब एरर है, समझे मेरी बात आप। एरर है तभी तो रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई चीज़ ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करी, बट लेकिन उसका जो मेन ऑफिशियल टूल है उसमें वो एरर ही नहीं शो कर रहा, वो कह रहा सब कुछ ठीक है। तो अब कैसे पता लगे? देन आई डीपली एनालाइज एंड रेड दी स्कीमा टैग्स, ठीक है। और उस स्कीमा टैग्स मैंने देखा, उसमें जो कंटेंट बकेट थे, उसमें जो टैग्स के अंदर कंटेंट था, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ रॉन्ग था। उसकी वजह से वो टैग से रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, हाउ टू डू, वो एग्जीक्यूशन ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, स्ट्रैटेजी तो बनानी है, ज्ञान ही तो देना है। वो क्या ज्ञान देने के लिए तो बहुत सारे बाबा इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग के, सब लोग ज्ञान देंगे, बट लेकिन हाउ टू डू ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल लाइफ पे भैया, तब जब आप अपने डेवलपर से बात करोगे, कंटेंट राइटर को, ट्रेनर्स को दो, बताओगे आप कंटेंट मार्केटिंग टीम को ये लिखना है, तभी तो बात बनेगी। अब वो हाउ टू डू मैंने उसको क्रैक किया। अगर आप मेरे से पूछोगे सौरभ सर आप यहाँ पे, सौरभ भाई आप यहाँ से इतना सक्सेसफुल कैसे बने, मैं अभी भी अपने आप को डेली लर्निंग मोड पे रखता हूँ, डेली। वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, हाउ टू डू, दीज आर द टॉप 10। अपने आप को रेगुलर अपडेट करता रहा मैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है। ये हमने जाना ब्रांड वॉइस के बारे में, राइट। और उसके अराउंड आपने सारा कंटेंट डालना है, सब कुछ कंटेंट डालना है, उसको रैंक कराना है। फिर देखो आपके पास आएगा। अभी क्या हो रहा था, आप महीने के 10 आर्टिकल डाल रहे थे और वो भी बेकार टॉपिक सेलेक्ट करके। अब आपने क्या किया, ब्रांड वॉइस के ऊपर आपने जो इम्पोर्टेंट आपने एनालिसिस करके आपने 100 टॉपिक्स निकाले, आपने उस पर आपने अच्छा वर्थी कंटेंट निकाला। जस्ट लाइक आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ब्रेक देते हैं कि उसमें 10 हाउ टू वाले आर्टिकल्स हैं, 10 बाइंग कंपैरिजन वाले हैं, 10 हेल्पफुल आर्टिकल्स हैं, 10 टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, 10 आर्टिकल्स आपके हैं कि पास्ट कोई प्रीवियस रिपोर्ट है, प्रीवियस कंपैरिजन है, प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, कुछ हैं 10 जो है आपके फ्यूचर वाले हैं। तो ऐसे करके आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली, कंटेंट कैलेंडर बना लिया। तो कंटेंट कैलेंडर होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पब्लिश करना है, उसे कैसे हाउ टू के अंदर कैसे उसको रैंक कराना है, तब जाके आपका शेयर ऑफ वॉइस बढ़ेगा। और मैंने ये चीज़ करी है, हर कंपनी में उसका शेयर ऑफ वॉइस बढ़ता क्या है। आप उनका टूल्स में डाल के ग्राफ में उनका शेयर ऑफ वॉइस देखो, बढ़ रहा है। सौरभ भाई आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग। जब शेयर ऑफ वॉइस बढ़ रहा है ना, मतलब कि नॉन ऑर्गेनिक से, मैं नॉन ऑर्गेनिक पे काम करता हूँ, मैं मतलब नॉन ब्रांडेड कीवर्ड पे काम करता हूँ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी ब्रांडेड सर्च क्वेरी पे और डायरेक्ट ट्रैफिक पे बढ़ता है। जैसे ही आपका डायरेक्ट ट्रैफिक और ऑर्गेनिक का डायरेक्ट कोरिलेशन है, व्हेन योर ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग, your direct traffic is also increasing, so which means you are helping your brand directly. You are working on one side but it is getting benefit to the other side also. जो ये लोग बोल रहे हैं SEO डेड, उनको यही तो समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपकी ब्रांडिंग भी तो बढ़ रही है। मान लिया 1% आपका लीड सेल फनल आपके हिसाब से नहीं वर्क कर रहा, एक्सपेक्टेशन से कम है, बट लेकिन
आपका ब्रांड शेयर ऑफ वाइज ब्रांड सर्च परसेंटेज भी तो बढ़ रहा है आपका, और उसको करने के लिए लोग तो लाखों करोड़ रुपए लगा देते हैं कि आपके नाम पे लोग सर्च करें। तो उसकी वैल्यू कौन देखेगा, और उससे जो कन्वर्जन आएगी उसका तो हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो है ना उसका, तो जो लोग आपके नाम डाल के आएगा, तो उसको भी तो हमें काउंट करना चाहिए। सही बात है, सही बात है। वेबसाइट स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है इस चीज़ के बारे में, एसईओ से, है ना। तो एसईओ फ्रेंडली की वेबसाइट किस तरीके से होनी चाहिए? एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट, just everything what I am saying here I am sharing from my experience there। मैंने अभी जब जोन सा भी प्रोजेक्ट पकड़ा है, सबसे पहले मैं उसका फर्स्ट पार्ट जो एसईओ स्ट्रैटेजी का फर्स्ट पार्ट है वो मेरा होता है वेबसाइट स्ट्रक्चर का ही होता है। वेबसाइट स्ट्रक्चर को मैं ठीक करता हूँ मैं, और जितना सिंपल और बेसिक रख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑडिट के अंदर ही आता है। फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिट बताया, ऑडिट में से बग्स एंड फिक्स निकालता हूँ, उसमें मैंने फाइंड आउट किया भैया मेरा वेबसाइट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, और वो वेबसाइट स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ। नाउ हेयर टेक्निकल एसईओ कम्स इनटू द पिक्चर। फिर नाउ यू हैव टू शेयर द प्रोडक्ट सजेशन, टेक्निकल सजेशन टू द प्रोडक्ट एंड टेक टीम ऑल्सो। उनसे बात करनी है आपको, वो ठीक करवाना है आपको, कॉम्पिटिशन एनालिसिस करना है। अब बड़ा एक छोटा सा आपको एक बेसिक सा एक रूल दे देता हूँ आपको मैं। आपने अपना वेबसाइट स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, आप सिंपल सा एक रूल पे आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। होम पेज, प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी और आपका लैंडिंग पेज, आप इस रूल पे चल लीजिए। आप बहुत सिंपल सा रूल है, और मैं आपको बोल रहा हूँ एटलीस्ट 80% वेबसाइट इस सिंपल से बेसिक से रूल के ऊपर नहीं चलती है। इसको ठीक कराना है आपको। और ये कैसे ठीक होगा? अगर आपकी अपनी वेबसाइट आप ठीक कर रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें रीराइट करनी पड़ेगी, रीराइटिंग करनी पड़ेगी, आपको 301 करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट, आपको प्रॉपर रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, और रिकमेंडेशन के पीछे सॉलिड रीज़न होना चाहिए। इफ़ यू आर सजेस्टिंग दिस, वाई यू आर सजेस्टिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस चेंज। कॉर्पोरेट और क्लाइंट के साथ आपको प्रॉपर एक SOP डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। आपको WBR बोलते हैं उसको, BRD बोलते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो बिजनेस टीम से जाता है। SEO जो डेड बोल रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि SEO जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कोर पार्ट है। बिकॉज जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है, ग्रोथ मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस एक पेड और एक नॉन पेड ऑर्गेनिक। तो भैया पूरी की पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग पेड पे थोड़ी डिपेंड रहेगी, क्योंकि सभी लोगों के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब है ओनली द पेड मीडिया, पेड एड। बट एक्चुअली ऑर्गेनिक एंड पेड फुल कंप्लीट करती है पूरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे भाई। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो लोग नए आते हैं वो क्या करते हैं, वो मेहनत नहीं करना जानते ज़्यादा, तो वो चाहता है कंपनी रातों रात उठ जाए, तो ऐड चलाए और बिकना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई प्रोडक्ट 1 या 2 लाख रुपए का, तुम पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वहाँ पे आता है ब्रांड वॉइस, जो आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपने बताई है। एंड यहाँ पे लोग, हमने ऐड चला दिया, लोग मुझे जानते नहीं तो मेरे से एकदम नहीं खरीदेंगे। लो 1 लाख रुपए पकड़ो, 10 लाख रुपए पकड़ो, 12 लाख पकड़ो, कोई मुझे नहीं देगा। वहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट ब्रांड वॉइस, जो होता है, जो ब्रांडिंग होती है ऑर्गेनिक, और वो लोग हमारी प्रोफाइल पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, सारी चीज़ें बिल्ड हुई, वो है ब्रांड वॉइस। और उसकी वजह से हमारा कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत डाउन जाता है। इसलिए सारे लोग पेड मीडिया के अंदर है, सिर्फ ऐड चलाना, ऐड लीड्स, और कॉस्ट बढ़ती जाती है, और उसके बाद वो ऐड चलाना बंद कर देते हैं और कंपनी डूब जाती है। लोग लॉन्ग टर्म पे काम नहीं कर पाते। बहुत तगड़ी चीज़ हम बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि क्या करना है, ब्रांड कैसे बनाना है। एक्चुअली में हमने अपना ब्रांड बनाया, ये प्रॉब्लम मैंने अपने अंदर फेस करी है, और थैंक गॉड मैं पहले SEO वाला बंदा था, मैं SEO करता था, और आपसे जान के और नॉलेज आज इंक्रीज हो रही है। अब एक बहुत तगड़ी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, SEO फनल कैसा होना चाहिए SEO के लिए। SEO फनल से पहले मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन और करना चाहूँगा कि एक SEO का जो पर्सन है
वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर सकता है और वो सोशल मीडिया भी कर सकता है, वो ब्रांडिंग में भी जा सकता है, बिकॉज उसको वो सेंस रहती है कि कीवर्ड क्या है, व्हाट आर द एरिया जहाँ पे मुझे अडॉन करना है, मतलब मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। अगर एक एसईओ का पर्सन यूट्यूब मार्केटिंग में भी जाएगा तो वो मेक श्योर करेगा कि मेरा यूट्यूब का एसईओ 100% रहना चाहिए। और जो दूसरे लोग होते हैं वो यूट्यूब का एसईओ होता है, उनको मेजरली लोगों को ये भी नहीं पता, मतलब कि अगर वो उसको यूट्यूब एसईओ भी इम्प्रूव कर दे तो बात ही कुछ और बन जाएगी, मतलब कि मेरी बात समझ लो आप। तो ये एक एसईओ वाले पर्सन के साथ एक हमेशा एडवांटेज रहता है, हमेशा। वो आपने देख लिया ना। आपकी सारी वीडियोस का 100% एसईओ है। मैंने बहुत आपको एक्नॉलेज करता हूँ और बहुत आपको मतलब कि फॉलो करता हूँ इस चीज़ में, और इट्स अ वेरी गुड थिंग, ट्रस्ट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। पता है ये एसईओ से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। यूट्यूब मैंने सारा एसईओ के बेसिस पे ग्रो करा है। पहले वी वांट कि पहले मुझे एसईओ सीखने के बाद हमारा 80% ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आता था। अब हमने थोड़ा सा ब्राउज फीचर की तरफ शिफ्ट करने के लिए ब्रांडिंग की वजह से थोड़ी चीज़ें स्ट्रेटेजी चेंज करी है, लेकिन एसईओ ने डेफिनेटली काफ़ी मदद करी है हमारी। अब किसी भी चीज़ को आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ऑर्गेनिक का एक और बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है जो पेड के साथ नहीं है, और जिनको समझ में आता है ना वही लोग ऑर्गेनिक में इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि पेड में हम ट्रैफिक को लेके आते हैं, बट ऑर्गेनिक में ट्रैफिक खुद आता है। करेक्ट, कस्टमर खुद आता है। सो देयर इज अ वेरी हाई इंटेंट एंड वेरी हाई चांसेस ऑफ कन्वर्जन। इसलिए लोग ऑर्गेनिक को प्रेफरेंस देते हैं। करेक्ट। इसलिए जो एडवर्टीजमेंट होता है भाई, जैसे एक लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट मुझे लगता है इसलिए होना चाहिए कि वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। यस। और एक होती है स्ट्रेटेजी, ओमनी स्ट्रेटेजी। लोगों को नहीं पता है, मैं बहुत क्लियर बताना चाहूंगा कि ओमनी स्ट्रेटेजी क्या होती है। बेसिकली आप अपने ब्रांडिंग का कंटेंट डिलीवर जो करते हो, आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ और वो लोगों के साथ फ्री में शेयर करो, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाने दो, और कुछ भी कॉल टू एक्शन मत दो। लोगों के दिमाग में आप छप जाओगे, रिसर्च करेंगे, कंटेंट कंज्यूम करेंगे, फिर जाके कन्वर्ट होंगे। और ब्रांडिंग पे कोई अपना ऐड नहीं चलाता है। आपने नोटिस करा कि लोग बस लीड्स आ जाए, सेल्स आ जाए, सिर्फ इसी के पीछे भागते रहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म में उनका ब्रांड पूरा खराब हो जाता है। मैं एक ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर, उसके साथ काफ़ी टाइम तक मतलब उसके साथ वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए थे कॉन्फ्रेंस देने के लिए। तो उनकी 30 मिनट्स की वर्कशॉप थी, मतलब 30 मिनट का उनका एक सेशन था, यू वोंट बिलीव। तो वो होटल में बैठे मेरे साथ, कह रहे आ जाओ यहाँ पे। बात हुई मेरी, फेसबुक कनेक्टेड थे। इज़ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और मतलब टॉप 10, और एक टाइम में टॉप 10 इन वर्ल्ड के बेस्ट ब्लॉगर्स में से एक, मतलब उनका ब्लॉग आया था। तो आप यकीन मानो उनके साथ बैठ के 3 घंटे बैठा मैं उनके साथ, और मुझे यही एक समराइजेशन मिली उनसे। उन्होंने जो बताया कि भैया अपने यूज़र को, अपनी ऑडियंस को जितना वैल्यू आप दे सकते हो, आप उतनी वैल्यू दो आप, और फिर जो तुम्हारा बेचने वाला है ना वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। और मैंने बोला मैं कल आऊँ, तो 3 घंटे तो मैं सोचे, कहते कल क्या आएगा करके, तुझे तो मैं सबको आज ही बता दी जो मेरी पीपीटी थी। मुझे इतनी हंसी आई ना, कह रहे कल ज़रूरत नहीं आने की, बस तुझे बता दिया मैंने, जो बताया उससे ज़्यादा बता दिया मैंने तुझे यहाँ पे बैठ के। तो वो जो वैल्यू की जो बात कर रहे हो ना आप, कंटेंट किंग नहीं है, कंटेंट इज एवरीथिंग राइट नाउ। चाहे वो पेड मार्केटिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो ब्लॉगिंग है, अगर आप अपनी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दे रहे हो तो एसईओ फनल की जो बात कर रहे हो, एसईओ फनल पूरी की पूरी आज के टाइम में मेरे से पूछोगे तो मैं कंटेंट पे ही बिल्ड करता हूँ पूरी एसईओ फनल। मुझे एक और चीज़ दिमाग में क्लिक कर गई, जैसे ब्रांड काम करता है, टाटा का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो हमेशा करता है देश का XYZ, देश का नमक, देश की ये सारी चीज़ें। तो वो एक तरीके से सबको दिखा रहे हैं कि हम ये चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद लोग उनके नाम पे खरीदना पसंद करते हैं अब चीज़ें। उनका प्रोडक्ट कैसा है ये नहीं, उनका ब्रांड कैसा बन गया है उसके बेसिस पे। इसलिए एक ब्रांड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग स्टार्टिंग करते हैं ना, वो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते,
वो करते हैं कि ट्रैफिक कैसे जनरेट करना है, सेल्स कैसे जनरेट करनी है, जो कि नहीं होगा इतनी जल्दी, और फिर वो छोड़ देता है। कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में? देखो मैं अभी यही बोलने वाला था। एक मुझे किसी पर्सन ने मुझे बुक रेफर करी थी, बिल्ड टू लास्ट ऐसे करके इनके वेबसाइट का बुक का नाम था, बिल्ड टू लास्ट। तो उसमें उस बुक के अंदर ये बताया गया था हाउ यू कैन मेक अ कंपनी विच कैन एग्जिस्ट मोर देन 100 years। तो उसमें सोनी जैसी कंपनीज का, उन्होंने डिज्नी जैसी कंपनीज का एक्सपीरियंस दिया था दैट दीज कंपनी हाउ दे हैव बीन बिल्ट, जो 100 years तक चल रही है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ब्रांडिंग में कितना टाइम लगेगा। मेरे पास अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सबके सब, मैंने बोला ना कि एसयूडेड किनके लिए, जिनकी अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं है। जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हिट हुए, मतलब कि गूगल अपडेट से हिट होके आए हैं। तो नाउ आई एम एजुकेटिंग देम कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लॉन्ग टर्म चले, और एसईओ स्ट्रैटेजी आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म विजन वाले इसमें नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। तो कितना टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार बताता हूँ। एसईओ पता क्या है? एसईओ है होम्योपैथी मेडिसिन। तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगी। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जैसे हम होम्योपैथी मेडिसिन क्यों खाते हैं? ट्रस्ट करके तो खाते हैं। सही बात है। हमें एकदम से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अभी आप एलोपैथी में जाओ और इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर, हमें पता है उससे मतलब ठीक हो जाएगा, रिलीफ आ भी जाता है, इंस्टेंट रिलीफ। तो पेड एड वर्क्स लाइक अ इंजेक्शन एंड द एलोपैथी एस्ट्रॉइड्स। हाँ, एस्ट्रॉइड्स, राइट, बिल्कुल राइट। और वो के होम्योपैथी, हम वो ट्रस्ट कर खाते हैं। तो ऑर्गेनिक पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगी। अब कितना बेनिफिट देगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट, नीश एंड द कंपटीशन। अगर आप मेरे पास आते हो कि सौरभ भाई, इसमें ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आज मैं ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ मैं, और मुझे इंडिया में इस वाले यहाँ पे मुझे रैंक कराना है मुझे, तो भैया वहाँ पे पहले इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो 15 साल 20 साल से एससी ऑर्गेनिक करवा रहे हैं। और आज तक फायदा हो रहा है। तो उनको बिड करने में टाइम लगेगा। सो एटलीस्ट यू नीड टू टेक 1 year to 3 years का हॉरिजॉन तो रखना पड़ेगा। 1 साल में तो आपको पूरा सेटअप होगा आपका। थोड़ी सी गूगल भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देगा ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, कि 1 साल लग जाए। तो इन्वेस्टमेंट भी उसमें है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। मैं ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो 3 साल 5 साल 10 साल तक 20 साल तक रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज वर्क्स एंड स्टेज till last on the basis of strong foundations। बहुत तगड़ी चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट को जो समझ पाएगा ना, जो ऑलरेडी ब्रांड बना रहे हैं, उनके लिए बहुत तगड़ा पॉडकास्ट है। देखो, ब्रांड बना रहे हैं, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। जो ब्रांड ऑर्गेनिक की स्ट्रैटेजी को मैंने एक ऐसी चीज़ करी थी एलजी के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है। रिसर्च कोई भी जो ऑर्गेनिक में है ना, मैं आपको उसमें एक क्वालिटी 2-3 क्वालिटीज़ हैं वो उसकी होनी चाहिए, वो वरना ऑर्गेनिक में नहीं टिक सकता। सबसे पहले चीज़ होती है उसकी रिसर्च स्किल्स। उसकी रिसर्च स्किल टॉप नॉच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसकी आइज़ बहुत शार्प आइज़ होनी चाहिए। शार्पनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 6x6 विजन। उसको एकदम से आइडेंटिफाई कर ले एरर को, इसमें ये एरर है, उसमें वो एरर है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, उसमें वो नेगेटिव। आप कोई भी, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी आज से कई साल पहले, जब मैं करियर स्टार्ट किया था, कि इन एवरेज यूजर स्टेज फॉर 3 seconds ऑन ए पेज, और 3 सेकंड के बाद वो लीव कर देता है एवरेज। तो 3 सेकंड तक अगर आप उसको रोक सकते हो और उसमें ही पूरा ऊपर स्क्रॉल डाउन करता है, तो उसमें ही आपको सारी गेम खोलनी है। तो मैंने कहा 3 सेकंड, और वो वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम तो रुकेगा, लेकिन एक पेज की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ पेज ज़्यादा टाइम तो रुक सकते हैं। तो मैंने वो क्वालिटी अपना में बिल्ड करी कि मैं 3 सेकंड के अंदर क्या पेज को रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये अच्छा है बुरा है। मैंने धीरे धीरे इतनी हज़ारों वेबसाइट को ऑडिट किया। आप यकीन मानो, रिसर्च स्किल की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी वेबसाइट जब ओपन करता हूँ
तो मैं अपने SEO वाले माइंड को भी डिजिटल मार्केटिंग के माइंड से उसको एनालाइज करता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मैं उनका मेन्यू कार्ड भी देखता हूँ कि उन्होंने ये मेन्यू कार्ड का डिज़ाइन क्यों किया। सोच रहे हो आप, उन्हें लाइट्स क्यों रखी, उनका मार्केटिंग क्या, उनका बिल बोर्ड क्यों रखा, उससे फॉन्ट साइज बड़ा क्यों रखा, छोटा क्यों रखा, बैकग्राउंड कंट्रास्ट कलर पीछे क्यों था, वो सारी चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। तो रिसर्च स्किल आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए आपकी। फिर उस रिसर्च स्किल के अंदर फिर थर्ड क्वालिटी आती है पेशेंस। आपका रिसर्च स्किल, सेकंड आपकी आई साइट, मतलब आप क्वालिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड, थर्ड इज पेशेंस। ऑर्गेनिक में 3 चीज़ें चलती हैं, ये क्वालिटीज है, नॉन टेक्निकल। अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिक सर्च वाइज का। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं जब ऑर्गेनिक का सेल्स बढ़ानी थी LG के लिए और ट्रैफिक बढ़ाना था, मेरे पास उन्होंने 600,000 बहुत मतलब कि बड़ी लिस्ट जी थी कीवर्ड्स की जो मुझे रैंक करवानी थी, उस काम करना था। बट लेकिन रिसर्च करते 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 मुझे समझ में आया कि वहाँ पे बहुत सारे LG के ब्रांडेड कीवर्ड के ऊपर फ्लिपकार्ट और अमेजोन रैंक कर रहा था। बड़ी सिंपल सी बात, हम कितनी ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, वो पीपल आर सर्चिंग ऑल्सो, बट दे आर नॉट गोइंग इनटू योर वेबसाइट, दे आर, वो ट्रैफिक सारा लीक कर रहे हैं आपका। बहुत बड़ी मिस्टेक है। कितनी बड़ी सारा ये सब थर्ड और फोर्थ पे रैंक करे, वो फर्स्ट और सेकंड, हर की ब्रांडेड कीवर्ड पे फर्स्ट और सेकंड पे रैंक कर रहे थे। व्हाट आई डिड, I optimize that website, those pages on the branded term also. सीधा नंबर 1 पे आया, ट्रैफिक बूम हुआ, सेल भी बढ़ गई। एक तरीके से थर्ड पार्टी ऊपर नहीं आनी चाहिए, अपना मेन होना चाहिए। यस। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद ये हिला सकता है। आपने आज तक वेबसाइट का बाउंस रेट कितना देखा है अच्छी से, जो बहुत तगड़ा काम करा हो? 35%। अगर मैं बोलूँ 8% तो मानोगे आप? हाँ, मान सकता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मान सकता, मैंने 30-35 तक तो देखा, 30 वेबसाइट 30% बाउंस रेट तो मैंने देखा हुआ है। मैं अभी आपको एनालिटिक्स खोल के दिखाऊंगा पॉडकास्ट के बाद। 8% मेरी वेबसाइट का था digitaldaria.com का। कैसे वो बताता हूँ। महीने में ट्रैफिक आता है 1,30,000 के आसपास। वेरी गुड ट्रैफिक। पहले तो अपने पर्सनल ब्रांड पे 1,30,000 का सर्च ट्रैफिक, टोटल ट्रैफिक, बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेट्स टू यू। थैंक यू भाई। अब वो क्या था कि हमने मार्केट में रिसर्च करी जब इंस्टाग्राम बहुत वायरल चल रहा था और मेरा कंटेंट आपने देखा होगा इंस्टाग्राम से रिलेटेड था। मैंने क्या किया कि मैंने अपना ब्रांड बनाने के लिए एक मास्टर क्लास बनाई 40 मिनट की। 40 मिनट की मास्टर क्लास बनाई, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे बनाने हैं इस चीज़ के ऊपर। उस वीडियो को उठा के मैंने वेबसाइट में एम्बेड कर दिया। उसमें शुरू से लेके आखिर तक पूरा इंस्टाग्राम समझाया था, कैसे स्केल करना, कैसे पैसे बनाने, सारी चीज़ें जो भी मैंने सीखी हुई थी। और जो उसका बटन पॉपअप होके आता था ना परचेज करने का, वो 40 मिनट बाद ही आता था। वेरी गुड। इंस्टाग्राम इतना चल रहा था, हमने ऐड चला दिए प्लस ऑर्गेनिक करके वहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। अब लोग खरीदने के, और मैं क्लियर बोलता था अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं 40 मिनट तक आपको रुकना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बाय। हमारा ट्रैफिक इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, ब्रांड इतना तगड़ा बिल्ड हुआ, और हमारे, आप सोचो 2,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं बेच रहा था और हमने करोड़ों रुपए उससे बना लिए थे। क्या बात है। 40 मिनट 8% बाउंस रेट था हमारा। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ब्रांड भी बिल्ड हुआ, अथॉरिटी भी बिल्ड हुई, ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ, और 40 मिनट तक लोगों को वेबसाइट पे रोक के रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखी। अब देखो बात वहीं आ गई ना कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करी पहले। आपको कंटेंट पता था, आपको प्रोडक्ट पे ग्रिप थी, आपकी कंपटीशन इंडस्ट्री पे ग्रिप थी, व्हाट एक्चुअली यूजर वांट्स। तो आपने उसको पेन पॉइंट को एड्रेस किया, वैल्यू ड्राइव करी वहाँ पे अपने पॉडकास्ट के अंदर, लोगों को समझ आया, फिर परचेज हुआ। तो सारी कहानी यही है, वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा। ब्रांड पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद आप बेचो। यस यस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं समझ पाते लोग इस चीज़ को। इवन बड़े बड़े ब्रांड नहीं समझ पाते, वो कहते हैं सेल्स ला के दो, सेल्स ला के दो, सेल्स ला। अरे पहले ब्रांडिंग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। यस यस। और एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी है जो मैंने लिख रखी है बेसिकली। आप SEO कर रहे हो, मैं भी SEO कर रहा हूँ, मेरी फ्रिज की कंपनी है, आपकी भी फ्रिज की कंपनी है, और हम दोनों SEO कर रहे हैं। सारी स्ट्रेटेजी जो आप कर रहे हो वो चीज़ मैं कर रहा हूँ। 5-10 कॉम्पिटिटर और आगे वो भी सेम चीज़ें कर रहे हैं। अब हम सब सेम चीज़ें कर रहे हैं तो किसी का नहीं बिकेगा, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाएगा। इसमें आती हैं कुछ स्ट्रेटेजीज
जैसे मोफू, बोफू, तोफू हम दूसरे लोगों से किस तरीके से अलग तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा आप वो एक्सप्लेन करना चाहोगे कि हम कैसे अलग यूनिक बन जाए? देखो ये ना, अभी जो आपने चीज़ बोली ना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मैं, और इंटरव्यू में भी लोगों से पूछता हूँ कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, ठीक है। अब हुआ क्या, सेम रश आपके पास भी, सेम रश मेरे पास भी है। आपने भी वही कीवर्ड रेफ्रिजरेटर का डाला, मैंने भी रेफ्रिजरेटर का, वो टूल आपको भी सेम कीवर्ड दे रहा है, मुझे भी सेम कीवर्ड दे रहा है, आप भी उन्हें सेम कीवर्ड पे टॉपिक्स पे बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, मैं भी बना रहा हूँ। मैं नो, वेयर इज द डिफरेंस आता है वो हाउ टू वाले के अंदर, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। पहली चीज़, आप भी सेम टॉपिक पे कंटेंट लिखो, मैं भी सेम टॉपिक कंटेंट करता हूँ, लिखूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा कंटेंट ऊपर रैंक होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे एड्रेस करना है अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, बाय पॉइंटिंग आउट द पेन एरिया ऑफ यूज़र। फिर उसके बाद मुझे एक मेरी एसईओ चेकलिस्ट है, जो मतलब कि वो मैं अपने कंटेंट के पर्सन्स को ट्रेनिंग देता हूँ कि आपने कंटेंट ऐसे लिखना है, आपने ओपनिंग ऐसे करनी है, आपने क्लोजिंग ऐसे करनी है, ये मेरे पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको एक कंटेंट लिखना है। तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, जो मैंने पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक पे 100, अपने नीच पे, अपने प्रोडक्ट पे 100 टॉपिक्स बना सको आप। थर्ड, आपको अपने टॉपिक पे, अभी गूगल EEAT को अथॉरिटी, EAT को बहुत वैल्यू देता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस क्या नाम है, भूल गए EAT का, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीजनेस, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 फैक्टर हैं गूगल के रैंकिंग के। EEAT, एक्सपीरियंस पहले EAT था, ईट, एक्सपर्टीजनेस और ट्रस्टवर्दी और अथॉरिटी, पहले ये था ट्रस्टवर्दी, ये 3 चीज़ें थी, उसमें उसने E और जोड़ दिया, एक्सपीरियंस। तो अब मैंने क्या किया कि उस टॉपिक के ऊपर अगर आपकी पकड़ नहीं है, आप उस टॉपिक को पूरा कवर नहीं कर रहे हो, तो आपकी टॉपिकल अथॉरिटी नहीं बनेगी। तो EAT से टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर आप काम करोगे तो आपकी डिफरेंस आएगा। और फिर जो मैंने कंटेंट लिखने का स्टाइल बोला, वो मैटर करता है। तो आप बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट करोगे आप। आप बड़ी कंपनी को क्या बोलना चाहते हो जो सिर्फ सेल्स ड्रिवन है, लीड ड्रिवन है? उनको क्या सजेशन देना चाहते हो कि बिजनेस खत्म होने वाला है, या क्या आप सजेशन देना चाहते हो कि ये क्यों करना चाहिए, आपको एसईओ ही क्यों करना चाहिए? देखो, अगर आपको सबसे अपनी कॉस्ट ऑफ कैक जो बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, अगर आपको कैक कम करना है, यू हैव टू शिफ्ट ऑन द ऑर्गेनिक एनी हाउ, सूनर और लेटर आपको आना ही पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड थिंग, आपको अपनी ब्रांडिंग, आपको अपना ऑर्गेनिक ब्रांड टर्म बढ़ाना है, प्लस आपको डायरेक्ट ट्रैफिक इंक्रीज करना है, तो आपको आना ही पड़ेगा आपको ऑर्गेनिक में। थर्ड, आपको इन फ्यूचर there's one more thing, 100% dependency on one source of traffic and 100% dependency on one source of sales is also blunder for any business. If you have to diversify your all the sources of traffic, तो आपको अपना sources of traffic को diversify करना ही होगा। Makes sense. And any successful digital marketing strategy cannot go without the organic. आप चाहे उसको बड़े स्केल पे करो नहीं करो, बट लेकिन ऑर्गेनिक आपको फोकस में रखना ही पड़ेगा आपको। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड नीश, कि आपको 30% दे रहे हो या 70% दे रहे हो। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, अड्डा में जो था वो 97 to 98% का ऑर्गेनिक शेयर था। मेरी बात समझ रहे हो आप?
तो वहाँ पे इतना ऑर्गेनिक शेयर था। कौन सी कंपनी आज के टाइम में 98%? बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस गोल्स, योर इंडस्ट्री और आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट है ई कॉमर्स, स्मॉल ई कॉमर्स, जैसे कोई शैम्पू है, कोई फेस एक्ने, कोई मॉइस्चराइज़र है, इस तरह के ब्यूटी कॉस्मेटिक में, तो आपको डेली सेल, डेली लीड चाहिए। वहाँ पे एसईओ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेगा। आपको डेली चाहिए तो वहाँ पर पेड एड और दोनों का कॉम्बिनेशन रखो। तो सारे बिजनेसेस को मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, एक एवरेज 40% का ऑर्गेनिक तो रहता ही है। तो आप 40% का मैं सबसे लोएस्ट पे लेके जाओ। 40% ऑफ द सोर्स ऑफ ट्रैफिक को, बिजनेस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? करेक्ट। 40% आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, 60 पेड कर लो, चाहे 60 पेड कर लो। उसके अंदर भी डायरेक्ट ट्रैफिक है, सोशल है, रेफरल है, लाइक दिस। मैंने एक चीज़ सीखी है भाई, हमने 3-4 चीज़ें बनाई। अब हम प्योरली कंसल्टिंग के अंदर हैं। हुआ क्या कि हमने जो चीज़ स्टार्ट करी, बाकी सारे लोगों को देखने वो स्टार्ट करी। उसके बाद मुझे समझ में आया सेचुरेट हो गया। सेचुरेट होने के बाद हमें कुछ अलग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि हम स्टैंड आउट कर सके। स्टैंड आउट करने के बाद हमें पता लग गया कि ये भीड़ वाला गेम नहीं खेलना है, हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजीज का बहुत मेन रोल होता है इन सब चीज़ों के अंदर। मोट स्ट्रेटेजी कि आसपास कोई आ ही नहीं सकता, जैसे किले के चारों तरफ वो पानी होता है, गड्ढा होता है कि कोई हमारा दुश्मन हम तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए हमने एक मोट स्ट्रेटेजी क्रिएट करी। अब यहाँ पे हम सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियों के साथ काम करते हैं जिनका मिनिमम 1 करोड़ मंथली जा रहा है, या और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 करोड़ साल का है जो पर्सनल ब्रांड है। सिर्फ उनको ही लेते हैं हम इस कंसल्टिंग के अंदर, नहीं तो हम नहीं लेते हैं। क्योंकि वो अगर इतना बना चुके ना, वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे है और वो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो समझेंगे और वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है चीज़ों पे। अब मुझे आपसे ना एक चीज़ जाननी है, आपने बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया, फिजिक्स वाला के साथ काम किया, अड्डा के साथ किया, और बहुत सारी कंपनियों के साथ आपने काम किया। थोड़ा सा ट्रैफिक आप बताना चाहेंगे इनका? परमिशन है अगर आपको तो? हाँ, परमिशन है, क्योंकि वो तो जो ट्रैफिक है वो तो ओवरऑल आपका टूल्स में आपको पता ही लग जाता है। तो ऐसा कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, मतलब सभी के लिए। इवन कि इंडिया की जितनी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो अपना मंथली डेटा रिलीज़ करती है कॉमस्कोर का, कि हमारा इतना ट्रैफिक है, और रैंकिंग मतलब कि लिस्ट शेयर करती है न्यूज़ वेबसाइट्स। देखो, मैं एक मोटा मोटा एक एवरेज बता देता हूँ। LG पे जब मैं काम कर रहा था, वो 13,000 12,000 पर डे का ट्रैफिक था, जो हम वहाँ पे तकरीबन 45,000 to 47,000 पर डे ले गए थे। वो पर डे का टारगेट था वहाँ पे। फिर अब जैसे मैं आया, उसके बाद आया क्लिक, एक और फिनटेक पे था, वहाँ पे 22,000 पर मंथ का ट्रैफिक था ऑर्गेनिक। वो मैं लेके गया तकरीबन 1,40,000 पर मंथ ऑर्गेनिक। कौन से ब्रांड के लिए? Eclipse.capital करके फिनटेक ब्रांड है, प्रमोद भसीन है, जनपेक के जो फाउंडर थे, उनका ब्रांड था। ओके। हाँ, तो लोन वाली नीश में जैसे मिलियंस और ट्रैफिक नहीं है, पर लेकिन वहाँ पे 1.5-2 लाख का मंथली ट्रैफिक भी ऑर्गेनिक बहुत वैल्यू मतलब कि प्रोवाइड करता है। जैसे आपने स्टार्टिंग और टोफू जो वो सब मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी, और वहाँ पे मैं परफॉर्मेंस से ज़्यादा लोन डिसबर्सल था ऑर्गेनिक का, सोचो आप। तो ये इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनिक का। वहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, मतलब कि एक एवरेज मंथली लोन डिसबर्सल था मेरा ऑर्गेनिक से, सोचो आप। तगड़ी चीज़ है। फिर इसलिए ऑर्गेनिक इम्पॉर्टेंट है। फिर अब हम आगे आते हैं अड्डा और फिजिक्स वाला। मैं 5 मिलियन से 50 मिलियन लेगी अड्डा का ट्रैफिक, 10 टाइम्स। 5 मिलियन से 50 मिलियन? 50 मिलियन। और ये ईयरली बता रहे? 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स का। और मंथली कितना ट्रैफिक हिट हो रहा है लगभग? मंथली आप डिवाइड कर लो, आप तकरीबन 10 बार, मैं मंथली ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, 50 मिलियन मंथली की ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, 50 मिलियन मंथली। पहले जो 5 मिलियन मंथली ट्रैफिक था, हाँ। स्लोली करते करते वी हैव हिट द 50 मिलियन ट्रैफिक। बाप रे, तो इसकी तो सेल्स तो फिर कंपनी की तो कहीं होगी। हाँ, तो तभी तो यूनिकॉर्न मतलब कि उस लेवल पे आई, फंडिंग मिली, तभी वो गोल्डन ग्रोथ टाइम था उनका। ठीक है, नाउ कमिंग टू फिजिक्स वाला, व्हेन आई ज्वाइंड एंड लेफ्ट, 3 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक था। 3 मिलियन से 18 मिलियन पे मैंने छोड़ा। वाओ। और अभी कितना होगा करंटली एवरेज देखा जाए तो? मैंने अभी 20 मिलियन है अब इनका। 18 पे छोड़ा, 20 मिलियन पे। लेकिन वो अभी मेरे एक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको मैं। ये मेरी एसईओ स्ट्रैटेजीज ना पूरे ऑल
मतलब बहुत सारे लोगों से तो डिफरेंट होती है। और मैं खुद ही मतलब कि पल्स पकड़ता हूँ, क्या वीकनेस है, फेस 1 में काम करना है, फेस 2 पे काम करना है, कितना कंटेंट बिल्ड करना है, कैसा कंटेंट बिल्ड करना है। तो सारी स्ट्रैटेजीज मेरी रहती है, वो बिल्ड करते हैं उसको लेके आते हैं, और वहाँ से फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ लीड और ट्रैफिक और सेल्स कन्वर्जन इशू में। ऐसा है। तो इतने बड़े वॉल्यूम पे मैंने खेला हुआ है, आप ये समझिए आप। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत प्रैक्टिकल वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। पता है, ये जो हमने ट्रैफिक के बारे में बात करी, जितने फ्रेशर्स होते हैं और जितने बिगनर्स हैं या जितने फ्रेशर स्टार्टअप हैं इंडिया के अंदर, वो सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं। ये एक्चुअल बात है। वो बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा, गिरेगा। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था भाई कि मैं अपने से बड़े लोगों को दोस्त बनाऊंगा अपना, जो वो चीज़ फेस कर चुके हैं, वो मुझे ऐसे निकाल देंगे उस चीज़ से। मेरे मास्टरमाइंड के अंदर जो लोग हैं अराउंड 50-60 इतने बड़े बड़े लोग हैं। अगर मैं किसी चीज़ में फंसा होता हूँ, उनकी एक एडवाइस आती है, देयर है, यू नीड टू डू दिस। अगर आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, जो चीज़ आप हमें बता रहे हो, दूसरी चीज़ के एक्सपर्ट हम हैं। मैंने कम्युनिटी इस तरीके से बिल्ड करी है और वहाँ का एक्सेस बहुत प्रीमियम हमने रखा है। एंड यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बिगनर स्टार्टअप हैं उनको क्या बोलोगे आप एसईओ के लिए? वेरी गुड। बिगनर जो स्टार्टअप्स हैं, जो आज के टाइम में इतना स्टार्टअप कल्चर है, यूनिकॉर्न बनने का सबको है, प्रेशर भी है कि यूनिकॉर्न बनना है, जो उनका ड्रीम है। तो आपको डे 1 से ऑर्गेनिक को अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में रखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो है। और डे 1 में, जब मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ तो मैं तभी से बोल रहा हूँ जब से आप वेबसाइट बना रहे हो, जब से आप अपने कंटेंट टीम बना रहे हो। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, दोनों लेकर चलना पड़ेगा। वेबसाइट अच्छी रखनी पड़ेगी आपको। फिर साथ में आपको एक एसईओ एक्सपर्ट स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा, डे 1 से, जो आपको गाइडेंस दे रहा है। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ बिल्ड कर लिया और उसके 6 महीने 1 साल के बाद एक एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर रहे हो आप और वो आपको गाइड करे। फिर उसके साथ, क्योंकि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो प्योरली परफॉर्मेंस मार्केटिंग ड्रिवन बनाई है, पेड मीडिया एड ड्रिवन बनाई है। अगर उसके अंदर मान लो कल आके बोलेगा इसमें तो सर, इसमें तो टैक्स ही नहीं है, इसमें सारे बैनर ऐड चल रहे हैं, मतलब आपके लैंडिंग पेज में बैनर ही है, इमेज ही है, इसमें आप टेक्स्ट ऐड करवाओ, पता लगे उसमें टेक्स्ट के लिए फील्ड ही नहीं है, आपकी स्पेस ही नहीं बनाई। लैंडिंग पेज का आपका डिज़ाइन जो है उसमें कंटेंट का आपने स्पेस ही नहीं दिया। नाउ फिर वो अगेन से वो डेवलपर के पास जाएगा, वो डेवलपमेंट देगा, उसमें डेवलप करेगा, स्पेस बनाएगा, फिर वो कंटेंट राइटर से। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे से होनी चाहिए। मतलब बेसिक हाइजीन, बेसिक सैनिटी जो है, यूआरएल स्ट्रक्चर, वेबसाइट स्ट्रक्चर, ये सब डे 1 से ही होना चाहिए। तभी आपको जो टाइम टेकन टू गिव द रिजल्ट है फ्रॉम ऑर्गेनिक, वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी आपकी। मैं समझ गया हूँ। ये पता है, जो फ्रेशर लोग होते हैं ना, उनको समझने की ज़रूरत है कि जितना वो ट्रायल एरर एक्सपेरिमेंट सारी चीज़ें करते हैं, सीधा एक एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ो, उसको बताओ ये सिनारियो है, आस्क देम टू कंसल्ट देम, ब्लूप्रिंट बनाओ और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये चीज़ सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। एक्सपीरियंस बंदा क्या करेगा? आपको गाइड, जो आप तो कर ही तो रहे हो, आपने करना ही है, आप करोगे। बस ओनली थिंग इज दैट वो आपको एडवाइस करेगा, भैया आप राइट मत लो, इतना लेफ्ट ले लो, फिर लेफ्ट ले लो, इतना लेफ्ट ले लो, पहले आप 4 कदम मत चलाओ, पहले 2 कदम रुक जाओ, फिर आगे 2 स्टेप्स आगे बाद में ले लेना। एक्सपीरियंस पर्सन का एक्सपीरियंस क्या होता है और नॉलेज क्या है, वो यही तो शेयर करेगा आपसे। और जब हम इस हिसाब से चलेंगे, मैराडैग आपने बनाना ही है, आपने साइड में एक्सिबल बनाना ही है, तो आप वो बता देगा ना अपने एक्सपीरियंस से कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है। राइट। तो वही तो की डिफरेंस मेकर है। एक आपने जो बोला कि आपकी भी वही वेबसाइट है, मेरी भी वही वेबसाइट है, तो की डिफरेंस मेकर कहाँ से आएगा यहाँ से? इसमें यही सारे पॉइंट्स तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पता लगे आपने ऐसी वेबसाइट बनाई कि जिसके अंदर उसका एक मतलब कि होम पेज ही क्रॉल हो रहा है, अंदर के पेजेस क्रॉल ही नहीं हो रहे, तो कहाँ से रैंकिंग आएगी? तो वेबसाइट स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाएंगे सारे पेज आराम से लिंक हो, क्रॉलेबिलिटी, इंडेक्सिंग इजी हो, मतलब कि बेसिक हाइजीन सैनिटी उसमें हो, तो फर्स्ट डे से ही रिजल्ट आने का जो प्रोबेबिलिटी है और टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम हो जाएगा।
समझ गया। यहाँ पे उस पर्सन की रिक्वायरमेंट है। एक और चीज़, मैं जब एसईओ फील्ड में गया था ना, तो मैं सैलरी भी देख रहा था कि किसकी कितनी कितनी सैलरी होती है, या मैं कैसे हाई पोस्ट पे पहुंच सकता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एसईओ के अंदर कितने तरह की पोस्ट होती हैं और मिनिमम कितने से स्टार्ट हो जाता है। देखो, अगर भाई आप मेरे से पूछोगे, मैं तो बड़े कम पे स्टार्ट करी थी। मेरी 5,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट सैलरी थी। एंड नाउ आई एम वन ऑफ द इंडियाज टॉप हाईएस्ट पेड एसईओ एक्सपर्ट्स के अंदर मेरा नाम आता है। एंड मैं शायद ही इक्का दुक्का ही लोग होंगे जो मतलब मेरे सैलरी पैकेज पे है, जो जॉब की बात करें तो इंटर्न में 5,000 से लेकर डेजिग्नेशन के एसईओ इंटर्न, फिर एसईओ, जूनियर एसईओ, एसोसिएट एसईओ जो एक डेजिग्नेशंस हैं, फिर आदमी सीनियर एसईओ आता है, सीनियर एसईओ का टीम लीडर बनता है, टीम लीडर मैनेजर बनता है, फिर सीनियर एसईओ मैनेजर, फिर एसईओ हेड। समटाइम्स सीनियर एसईओ मैनेजर और एसईओ हेड का सेम डेजिग्नेशन हो जाता है, किसी कंपनी टू कंपनी डायरेक्ट मैटर करता है। सम देन कम्स टू द एसईओ डायरेक्टर पोजीशन, जिस पे आप हो अभी, जिस पे अभी मैं हूँ। फिर वहाँ पे आप पूरा ऑर्गेनिक, मतलब कि पूरा लीड करना पड़ता है आपको, पूरा ऑर्गेनिक डायरेक्टर ऑफ एसईओ। तो कितना तक मिल जाता है यहाँ पे? अच्छा मिल जाता है। मतलब एक रेंज बताना चाहोगे? मतलब आप 30% इनकम टैक्स सैलरी ब्रैकेट में आते हो आप। वाह, ग्रेट। तो जो लोग बोलते हैं कि एसईओ के अंदर पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दे आर जस्ट लाइक एक्सक्यूजेस, क्योंकि वो कर नहीं पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। देखो भाई, एक बार बोलूँ आपको मैं, आप एसईओ करो या लाइफ में कुछ भी करो आप, ठीक है, कुछ भी करो, बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बिलीव ही नहीं है आपको अपने काम में, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो आप कैसे सक्सेस करोगे? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेचर भी तो वही देगी ना। अगर आपने बोला एसईओ डेड है तो एसईओ डेड है भाई। अगर आपने बोला एसईओ का गेम टिल लास्ट है तो एसईओ का गेम टिल लास्ट है, तो नेचर आपको वही चीज़ देगी। यू आर मैनिफेस्टिंग दोज सिचुएशंस कि पेनल्टी आए और उसके अंदर लॉस, मतलब कि हो। मैंने अपने करियर में कभी भी अपने पेनल्टी से हिट हो साइड मैंने कभी सोचा ही नहीं, और मुझे लगी भी नहीं है। लास्ट 3-4 ईयर्स में इतने गूगल ने अपडेट निकाले हैं, बड़े से बड़े लोगों के बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन मेरे किसी एक प्रोजेक्ट को एक नाखून भर भी ट्रैफिक ड्रॉप नहीं हुआ। ये तो एक्सपीरियंस लेके आता। अब मुझे एक चीज़ जाननी है भाई, पता है, नहीं मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप इतने बड़े पता है कैसे बन पाए हो? आप इतने बड़े इसलिए बन पाए क्योंकि आप टिके हुए हो, एसईओ के ऊपर ही टिके हुए हो, और बहुत लंबे समय से टिक चुके हो, जब भी आप डायरेक्टर तक पहुंच पाए। क्योंकि इतने में इंसान में एसईओ छोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, आपके दिमाग में भी ख्याल तो आया होगा ना, सेल्फ बिलीव कभी कभी डगमगाता है। हुआ आपके साथ ये? यस, देखो आदमी है, ह्यूमन के जो इमोशंस हैं, बड़े से बड़े कपिल शर्मा जैसे बंदा डिप्रेशन, और दीपिका पादुकोण जैसे लोग डिप्रेशन में चले गए थे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी। तो फॉर एनी ह्यूमन बीइंग दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। वो किसी भी प्रोफेशन में है तो उसको मतलब कि लगता ही है कि ये चीज़ अब ठीक नहीं वर्क कर रही, चलो कुछ और देख लेते हैं। वो एक सब में टेंडेंसी होती है, मैंने भी चीज़ आई है। बट लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जो मैं इवेल्युएट करना पड़ता है, रिसर्च, ठीक है, फिर मुझे देखना पड़ेगा मैं यहाँ पे क्यों आया था, मेरी क्या प्लस पॉइंट थे, इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा। तो यू हैव टू इवेल्युएट एवरीथिंग। तो वो फिर वहाँ पे आपको एक डिसीज़न लेना ही होगा आपको। एंड जो मैंने डिसीज़न लिया वो मेरा सही था, और मैं अभी इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरीवन नोज मी इन द एसईओ इंडस्ट्री, एवरीवन। मुझे भी आपको जानते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब जब से मैं काम कर रहा हूँ जब से जानता हूँ आपको। थैंक यू। आपकी वीडियोस देखी, पॉडकास्ट सुने आपके, जब कोई पॉडकास्ट नहीं करता जब आपके पॉडकास्ट मैंने सुने। एंड हम बातचीत तो हमारी बहुत पहले से थी, दूसरी बार ही मिल रहा है, पर जो नॉलेज 15 साल की आज मैंने ली है, मेरी टीम कल से ही एसईओ करना स्टार्ट करेगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको जो आपने पॉडकास्ट की बात बोली ना, मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, मतलब अपने इंटरनल टीम मेंबर्स को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कैमरा है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग भी नहीं है, और उस वीडियो पे मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। एसईओ ट्रेनिंग फर्स्ट क्लास, कोई अगर कोई फ्रेशर है, बिल्कुल न्यू कमर है, उसको एसईओ का मैं बता रहा था कि कैसे वर्क करता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उस पर मतलब इतना प्यार दिया था लोगों ने उस वीडियो के ऊपर। तो मुझे समझ में आया कि कंटेंट की कितनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, कि एक अच्छा कंटेंट लोग
मर रहे हैं बाहर के कोई अच्छा कंटेंट दे दे, अच्छी नॉलेज दे दे। और मैं ये सोचा था, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। मैं तो ऐसी फ्री टाइम में कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसी लेके टेढ़ा कैमरे की, कैमरा लोकेशन भी टेढ़ी है उसकी, टिल्ट हुआ पड़ा है, और मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ विदाउट एनी माइक के। तब जब लोगों को इतना मज़ा आ रहा है, तो जब मैं बोलना शुरू करूँ तब कितना मज़ा आएगा। मुझे एक्चुअली मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट के अंदर ना, मतलब ये डीप नॉलेज। और मैं चाहता हूँ जो हमारी ऑडियंस है ना, जो वैल्यू ड्रिवन ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए। अरे हमने सुना था, सौरभ भाई के मुंह से सुना था, कहाँ पे सुना था, द डीडी शो पे सुना था, ब्रांड रिकॉल। मुझे एक्चुअली में वो करना है। प्रोडक्ट तो अपना बिकते रहते हैं, बिकेंगे, बाद में भी बिकेंगे, राइट। सो जस्ट वांटेड टू नो सौरभ भाई, आपका शेड्यूल कैसा रहता है, आप क्या पूरे दिन का क्या दिनचर्या रहता है आपका? पूरा यार, मैं तो देखो थोड़ा लेट उठने वाला बंदा, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ठीक है। 10 बजे 11 बजे 10 बजे ऐसे उठता हूँ। रिमोट जॉब है अपना, मेरा 11 बजे से मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, जो रात को 12 बजे तक 1 बजे तक लगा रहता है। फुल टाइम जॉब के बाद फिर मेरी एडवांस एसईओ और बेसिक एसईओ के मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग देता हूँ मैं। उसके बाद तो बीच में 1-8 घंटे का ही बीच में गैप रहता है, ठीक है, जिसे मुझे फैमिली को और फ्रेंड्स वगैरह से बात करनी पड़ती है। तो उसी में फिर उसके बाद मेरा बैच स्टार्ट हो जाता है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल है। और सैटरडे संडे को तो मैं थोड़ा सोना पसंद करता हूँ। मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ सैटरडे वीकेंड टाइम में। और थोड़ा सा नहीं हो तो आई एम ए ट्रैवलिंग पर्सन ऑल्सो, तो मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ इन द माउंटेन्स। देखा मैंने आपकी स्टोरीज पे, आप फैमिली के साथ जाते रहते हो। यस। सो आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है, बीचेस ज़्यादा पसंद है? माउंटेन्स पसंद है। मैं भी पहाड़ वाला इंसान हूँ। और कहाँ यहाँ उत्तराखंड साइड गए? उत्तराखंड, हिमाचल अभी तक मैंने ये एक्सप्लोर किया है और मुझे इसी में काफ़ी मज़ा आया। मतलब कि 1-2 पॉडकास्ट के बाद जगह आपको बताऊंगा। डन। क्योंकि अगर यहाँ बता दे प्रमोशन हो जाएगा उनका। अभी हम आते हुए यहाँ पे आते हुए एक जाने के लिए हम फाइनल करके आए कि हमने यहाँ जाना है। अभी हमने हम ठीक है, साथ चलेंगे अगर आपका हुआ डेट के साथ। सो जस्ट वांटेड टू नो एक और थिंग, मतलब हमने काम की बात कर ली, एसईओ के बारे में बात कर ली। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में पेरेंट्स हैं, ब्रदर की फैमिली, और अभी मैं हूँ यहाँ पे, और 2 सिस्टर्स हैं, मुझे मैरिड। हाँ, ओके। और आप शादी कब कर रहे हैं बताओ? अभी शादी इस साल हो जाएगी, बाकी आई एम एंजॉइंग माई बैचलर लाइफ। वो तो होती है, खुशी से अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं, बट लेकिन इस साल हो जाएगी। सौरभ भाई थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली में हाथ मिलाना चाहता हूँ आपसे। पॉडकास्ट करके एक्चुअली में मज़ा आ गया आज। ये मुझे लगता है बहुत इन डेप्थ और बहुत पावरफुल पॉडकास्ट हुआ है। एंड लिटरली आप यहाँ पे आए, मेरा दिल खुश हो गया। मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूँ आप यहाँ पर। थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर धैर्य भाई, इट्स माई प्लेजर कि आपने मुझे इनवाइट किया और मेरी नॉलेज शेयर करने, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया। लोगों से अपनी नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ कि हाउ आई वर्कड एंड स्टेड इन दिस इंडस्ट्री। और एंड आई लव एसईओ ऑल्सो। मैं एसईओ से एक्चुअली लव करता हूँ और बिलीव है मेरा, और मैं अपनी नॉलेज शेयर कर पाऊँ लोगों से कि आप कैसे अपना अच्छा सक्सेसफुल बन सकते हो आप इस इंडस्ट्री में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों की वैल्यू एड ऑन कैसे कर सकते हो। तो ये मुझे इस प्लेटफॉर्म से आप मुझे इस That's why you are here। अभी इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए हो। और मैं गेस्ट भी, हम ऐसी हम कम पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन हम गेस्ट ऐसे बुलाएंगे जिनको एक्चुअली में, जिन्होंने लाइफ में कुछ करा है या वो कहीं पहुंच गए। उनमें से एक आप हो जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम और शोहरत कमाई है। एंड आई होप आप आगे भी इसी तरीके से लोगों को सिखाते रहो, वैल्यू प्रोवाइड करते रहो। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आगे भी मैं ऐसे ही आपका खून चूसता रहूँगा। प्यार है भाई आपका, एनी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बहुत वैल्यू आपको मिली होगी। मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा, ये 2 बहुत वैल्यूएबल पॉडकास्ट है जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पॉडकास्ट देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय बाय।